नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के पास उपस्थित हूँ। इस वीडियो में भारत के पर्वत के बारे में समझाऊंगा। भारत में जितने पर्वत हैं, पठार हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय पर्वत के बारे में डिटेल्स मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर वो वीडियो आप लोग ना देखे हों, जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए। थोड़ा बहुत मैं इस वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा करूँगा, क्योंकि मैं पर्वत के बारे में पूरे भारत के बारे में बताने वाला हूँ। तो इसलिए भी हिमालय का भी थोड़ा बहुत पार्ट मैंने लिया हुआ है। तो हिमालय को जैसा आप लोग जानते हैं कि मैं वीडियो में बताया हुआ हूँ कि हिमालय को 4 भागों में बाँटा गया है, उत्तर से दक्षिण में। तो वो है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय को महान हिमालय कहते हैं, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। और जो केटू है, ये सबसे ऊंची चोटी है, केटू गार्डविन ऑस्टिन, और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। और ये ट्रांस हिमालय का ही भाग है। केटू इसी में है, सबसे ऊंची चोटी है ट्रांस हिमालय में। और बृहद हिमालय में माउंट एवरेस्ट है। इसको हम लोग दिखा देते हैं। ये माउंट एवरेस्ट है 8,848, जिसकी जो ऊंचाई वर्तमान में है थोड़ी बहुत बढ़ गई है। तो 8,850 के आसपास एग्जाम में दिया जाएगा, अब जो पूछा जाएगा। और कंचनजंगा है 8,598 मीटर है इसकी ऊंचाई कंचनजंगा की। कंचनजंगा मध्य हिमालय का भाग है ये। और अब बात कर लेते हैं शिवालिक और उप हिमालय या वाह हिमालय इसी को कहते हैं, शिवालिक हिमालय को। इसका निर्माण सबसे बाद में हुआ, इसकी ऊंचाई सबसे कम है, पद प्रदेश के नाम से ये जाना भी जाता है। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच की घाटी को पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं। इसे देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, इस तरह से इसको जाना जाता है। और इसके बारे में और डिटेल से जानना है तो पिछला वीडियो आप लोगों को देखना पड़ेगा। एक चीज़ और बता दें, माउंट एवरेस्ट जो चोटी है ये बृहद हिमालय का ही भाग है। और विश्व की सर्वोच्च शिखर है इसी श्रेणी पर स्थित माउंट एवरेस्ट इसको बोलते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और चीन में इसको चोंगुलुंगमा के नाम से जाना जाता है। ये मैं बताया हुआ हूँ, फिर से मैं दोबारा बता रहा हूँ। और ट्रांस हिमालय इसी में मैंने बताया नहीं अभी कि केटू गार्डविन ऑस्टिन इसी में है। इसी में है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। एक चीज़ और, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि ये केटू गार्डविन ऑस्टिन है ये इसका अधिकार है पाकिस्तान का है। इसलिए अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो कंचनजंगा भारत में मौजूद है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया था, पश्चिम से पूर्व की दिशा में अगर हम लोग देखते हैं तो ये नदियों के द्वारा बांटा गया है हिमालय पर्वत को। इसके बारे में देखते हैं। इसको मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में, यहाँ फिर बता रहा हूँ एक बार से, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। तो पंजाब हिमालय तो 560 किलोमीटर में है, सिंधु से सतलज के बीच में है। यानी इस तरह से मान लीजिए हिमालय पर्वत है ये इसको यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, यहाँ से सतलज नदी निकलती है। इन दोनों के बीच को क्या कहते हैं? हिमालय पर्वत कहते हैं। और फिर यहाँ से सतलज नदी और फिर यहाँ से काली नदी है। इन दोनों के बीच के स्थान को कुमायूं हिमालय, इसको कुमायूं हिमालय बोलते हैं, इसको पंजाब हिमालय बोलते हैं। फिर यहाँ से काली नदी से और तीस्ता नदी से, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को नेपाल हिमालय बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेपाल है, पूरा पूरा यहाँ पे नेपाल, इसलिए इसको नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। अब तीस्ता और दिहांग नदी ये ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से निकलती है ना, ऐसे इस तरह से इसी की सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की दिहांग नदी। कभी कभी दिहांग नदी ना दे करके ब्रह्मपुत्र ही दे दिया जाता है। तो आप लोग ये जान लीजिए कि असम हिमालय के नाम से इसको जाना था, क्योंकि ये असम का पार्ट है, इसको असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। और सबसे अधिक इसका विस्तार है 800 किलोमीटर नेपाल हिमालय में ही है, काली और तीस्ता नदी के बीच में है। ये मैं अच्छे से बताया हुआ हूँ, फिर एक बार से इस वीडियो में भी बता देता हूँ। अब हम लोग चलते हैं एक नए पर्वत के पास, यानी अरावली, जो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है ये ही है, अरावली पर्वत ही है। दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत है। भारत का सबसे पुराना और प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है। भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का ये सबसे प्राचीन पर्वत यही है।
अरावली पर्वत। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर है वो 1722 मीटर है। ये कहाँ पे है? राजस्थान में। इसका जो है गुजरात में और राजस्थान में, हरियाणा में इसका विस्तार है इस पर्वत का। अब सतपुड़ा पर्वत की बात कर लेते हैं। तो सतपुड़ा की जो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ चोटी है। और सतपुड़ा पर्वत जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है। इसके बारे में और डिटेल से जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। अरावली के बारे में जो है थोड़ा सा बस और जानते हैं हम लोग। अरावली पर्वत जो श्रेणी है ये गुजरात से लेकर के राजस्थान हरियाणा तक जो 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। अरावली पर्वत श्रेणी जो है 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। ये भारत ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, ये मैंने बता दिया। जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, ये भी मैंने बता दिया, जो कि राजस्थान में स्थित है। ये सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वत की गुरु शिखर। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। अभी मैंने थोड़ा बहुत जो है सतपुड़ा के बारे में बताया था, इसको और से डिटेल जानने का प्रयास करते हैं सतपुड़ा पर्वत के बारे में। तो जो सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। ये आप लोग देख लीजिए, ऊपर से नर्मदा है यहाँ पे, नीचे ताप्ती है। इन दोनों के बीच में जो है सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दक्कन के पठार का ही भाग है, जो कि 3 भागों में बटी हुई है। पश्चिम में इसे राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इसके भाग को महादेव पहाड़ी, यानी यहाँ पे जो है बीच में महादेव पहाड़ी है के नाम से, और पूर्व में छत्तीसगढ़ स्थित इसके भाग को मैकाल पर्वत, ये मैकाल पर्वत के नाम से इसको जाना जाता है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ है। ये मैंने बताया था, अभी दिखाया भी था कि 1350 मीटर जो ऊंची है इसकी चोटी, धूपगढ़ चोटी है। ये अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ चोटी है, जो कि महादेव पहाड़ी का ही हिस्सा है। महादेव यहाँ पे है ना, बगल में सतपुड़ा के, ये देखिए बगल में इसी का ही पार्ट है। इस श्रेणी के उत्तरी भाग पर जो है नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। ऊपर जो है नर्मदा नदी और नीचे ताप्ती नदी बहती है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, ये बनता है कि भारत की ऐसी कौन सी 2 नदियाँ हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? तो यही 2 नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती। और एक क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि भारत की 2 ऐसी नदियों के नाम बताइए जो पूरब की दिशा में ना बहकर इनका जो बहाव क्षेत्र है अरब सागर में है, यानी पश्चिम के साइड में है। तो यही नर्मदा और ताप्ती हैं। तो अलग अलग जो क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह से मैंने इसको बता दिया अच्छे से। अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं विंध्याचल पर्वत की श्रेणी के बारे में। ये पर्वत श्रृंखला बहुत पुरानी और मोड़दार है, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड में फैली हुई है। ये है विंध्याचल पर्वत, या बीच में है ना ये विंध्याचल पर्वत। इसी का जो पार्ट है कैमूर है, पारसनाथ है, अभी आगे बताऊंगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले इसके कुछ हिस्से को भारनेर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर फैले इसके कुछ हिस्से को कैमूर श्रेणी, यहाँ पे है ना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो कैमूर श्रेणी बोला जाता है। झारखंड में विंध्याचल के कुछ हिस्से को, ये झारखंड का हिस्सा, यहाँ पे बिहार के बगल में ना झारखंड, इसको पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और एक तथ्य है कि पारसनाथ की जो पहाड़ी है ये जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस पहाड़ी की ऊंचाई जो है 1365 मीटर। इसकी ऊंचाई एक 2 बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसकी ऊंचाई, पारसनाथ की जो ऊंचाई है पहाड़ी की, कितनी है? 1365 मीटर है इसकी ऊंचाई। और जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पारसनाथ जो है पहाड़ी है किस लिए प्रसिद्ध है? जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है पारसनाथ। और सतपुड़ा पर्वत के बगल में जो है मैकाल पर्वत श्रृंखला है। जो मैकाल पर्वत श्रृंखला है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक है। इसकी ऊंचाई 1036 मीटर। ऊंचाई तो नहीं पूछा गया अभी तक, लेकिन इसको मैकाल पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है, उस सर्वोच्च इसकी ऊंचाई जो है अमरकंटक है। ये कई एग्जामों में पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको मैंने छोड़ दिया था, इसलिए यहाँ मैंने बता दिया, मैप के द्वारा दिखा दिया मैंने। तो हम लोग बात कर लेते हैं अजंता पर्वत श्रेणी के बारे में। अजंता पर्वत श्रेणी यहाँ पे है। ये पूरी तरह से महाराष्ट्र में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी में स्थित जो गुफाएं हैं वो गुप्तकालीन चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं।
और सतमाला जो है, सतमाला पहाड़ी, हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला भी महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पे जो है ये सतमाला पहाड़ी हो गई ये, और हरिश्चंद्र पर्वत जो है ये दोनों भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। अजंता, हरिश्चंद्र और सतमाला, ये यही पूछा ही जाता है कि ये किस राज्य में स्थित है। अजंता, हरिश्चंद्र और सतमाला ये पूछा जाता है महाराष्ट्र में। बालाघाट पर्वत श्रृंखला के बारे में यहाँ पे है, बालाघाट, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये पर्वत श्रेणी जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों राज्यों में फैली हुई है। ये पर्वत श्रेणी गोदावरी नदी और भीमा नदी के जो है बीच जलभराव का कार्य करती है। पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिमी घाट, यानी अभी मैं दिखाऊंगा, इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं, इसको पूर्वी घाट बोलते हैं। अब इसको डिटेल से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे अभी बाद में। अब छोटे छोटे पहाड़ी बचे हैं, इसको और जान लेते हैं हम लोग। जैसे नल्ला मलाई की पहाड़ी है, ये पहाड़ी आंध्र प्रदेश में जो है, नल्ला मलाई यहाँ पे है, पूर्वी घाट पे यहाँ नल्ला मलाई है। ये पहाड़ी जो है, ये पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के जो है दक्षिण में स्थित है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। यहाँ ऊपर जो है कृष्णा नदी है, ये कृष्णा नदी उत्तर की ओर कृष्णा नदी है, और ये उत्तर से दक्षिण की ओर जो है फैली हुई है। जवादी पहाड़ी, जवादी पहाड़ी इसके नीचे है, नल्ला मलाई के जस्ट नीचे जो है जवादी पहाड़ी ये पहाड़ी तमिलनाडु राज्य के उत्तर में है। बस इतना जान लीजिए, पहाड़ी पूछा था कहाँ पे है, किस राज्य में है, बस। नीलगिरी पहाड़ी के बारे में बात करेंगे अभी डिटेल से इसको, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत जान लेते हैं। नीलगिरी पहाड़ी है जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, यानी ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, यहीं पे आकर दोनों मिलते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। इसी को नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पर ये पहाड़ी स्थित है। ये पहाड़ी जो है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य में फैली हुई है। नीलगिरी पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी की जो सर्वोच्च चोटी है वो डोडा बेट्टा है, 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और प्रसिद्ध जो टोडा जो जनजाति हैं यहीं पे निवास करती हैं। भारत की जो टोडा जनजाति हैं यहीं पे निवास करती हैं, इसी नीलगिरी पर्वत पर ही निवास करती हैं। अब दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी, इसको जो है बाद में जानते हैं हम लोग। अब बात करते हैं अन्नामलाई भी, नल्ला मलाई मैंने पढ़ा, ये यहाँ पे है, पूर्वी घाट पे है। अब ये जो है नल्ला मलाई यहाँ पे है, अन्नामलाई इस घाट पे, पश्चिमी घाट पे है, अनायमुडी। केरल एवं तमिलनाडु, ये केरल है यहाँ पे, ये तमिलनाडु है इधर, ये नीचे यहाँ पे। केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित पहाड़ी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है अनायमुडी है, जो है 2695 मीटर है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अभी नीलगिरी की मैंने बताया था, डोडा बेट्टा जो है दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। और ये जो है अन्नामलाई पहाड़ी की जो है अनामुडी है, इसकी चोटी, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये एग्जामों में हजारों बार अब तक पूछा जा चुका है, इसको याद ही रखिए आप लोग। अब बात करते हैं कार्डमम पहाड़ी। कार्डमम पहाड़ी ये एकदम नीचे है यहाँ पे, कार्डमम पहाड़ी। ये पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु में विस्तृत हैं। यहाँ पे नीचे केरल है, यहाँ पे तमिलनाडु है। ये भारत की जो है अंतिम पहाड़ी है, इसके बाद जो पहाड़ी नहीं है। कभी कभी एग्जाम में पूछा था भारत की सबसे अंतिम पहाड़ी कौन सी है, तो यही है, कार्डमम पहाड़ी ही है। कार्डमम पहाड़ी को इलायची खेती के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ पर बहुत व्यापक पैमाने पर जो है इलायची खेती की जाती है, इसीलिए इसका एक और अन्य नाम है, इलायची की पहाड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। अब पूर्वी घाट जो है पर्वत श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर वो महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट ये, इसका जो सर्वोच्च शिखर वो महेंद्रगिरी है। और पश्चिमी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो अनायमुडी है। अब अनायमुडी जो है दो तरह से पूछा जा सकता है। एक तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनायमुडी है। अब शायद आप लोगों को याद हो गया होगा, मैप के द्वारा मैंने समझाया। अब आगे देखते हैं हम लोग। मांडो पहाड़ी यहाँ पे है, गुजरात में है मांडो पहाड़ी, गुजरात के काठियावाड़ में स्थित पर्वत श्रृंखला है। सेवराय पहाड़ी के जो एकदम नीचे यहाँ पे तमिलनाडु में है। तमिलनाडु राज्य में स्थित पहाड़ी है जिसका विस्तार 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। और नामचा बरवा पर्वत यहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा,
ये जो है हिमालय पर्वत का जो है सबसे पूर्वी छोर है। हिमालय पर्वत का सबसे जो है पूर्वी छोर है नामचा पर्वत, और पश्चिमी छोर कौन सा है? नंगा पर्वत। अब बात करते हैं हम लोग अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक है। लक्षद्वीप की सर्वोच्च चोटी जो है नारचो है। इसको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है ये अंडमान निकोबार है। यहाँ पे ये सैंडल पीक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे जो है लक्षद्वीप है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो नारचो है। इसको और अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। लक्षद्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है नारचो 752 मीटर। यहाँ है लक्षद्वीप, ये है लक्षद्वीप, ये अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक अभी मैंने बताया था। इसको मैं फिगर के द्वारा और अच्छे से दिखा दिया मैंने। अब हम लोग बात कर लेते हैं गिरी पहाड़ी के बारे में। गिरी पहाड़ी जो है गुजरात में है। यहाँ गुजरात है ना, ये गुजरात में है और ये एशियाई शेरों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। गिरी वन राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र में पाया जाता है, गिरी पहाड़ी में ही पाया जाता है। और अजंता पर्वत के बारे में भी मैंने बताया था। अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में फैली हुई है। इसको मैंने डिटेल से बताया था। गिरी पर्वत छूट गया था, इसको फिर से यहाँ मैंने बता दिया कि गिरी पर्वत बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। गिरी पहाड़ी कहाँ पे है? तो गुजरात में है। और किस लिए फेमस है? एशियाई शेरों के लिए जो है बहुत प्रसिद्ध है ये। अब हम लोग बात कर लेते हैं पटकाई पर्वत श्रृंखला के बारे में। पटकाई पर्वत श्रृंखला है, ये हिमालय पर्वत का ही पार्ट है। ये यहाँ पे इस तरह से इसी का जो है ये भाग है हिमालय पर्वत का। तो पटकाई पर्वत जो है ये पटकाई पर्वत श्रृंखला पूर्व में भारत और म्यांमार की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है। ये जो है इसी तरह से है, इधर म्यांमार है, इधर जो है भारत है यहाँ से। तो दोनों की जो सीमा का निर्धारण है इसकी इसी जो पटकाई पर्वत श्रृंखला के द्वारा ही किया जाता है। इसको अराकान योमा के नाम से भी जाना जाता है। अराकान योमा पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई हिमालय से जो है काफ़ी कम है। ये पर्वत श्रृंखला असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में फैली हुई है। असम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम में फैला हुआ है। त्रिपुरा जो है एग्जाम में पूछा, इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि 4 राज्य देंगे और एक राज्य अदर डाल देगा जिसमें इसका विस्तार नहीं, जैसे त्रिपुरा अधिकतर एग्जाम में देता है। अब आप बताइए कि जो है किस किस राज्य में इसका विस्तार है। तो वहाँ पे त्रिपुरा जो है ये देगा कि नहीं है, तो त्रिपुरा नहीं होगा। कहने का मतलब ये है हमारा। पटकाई पर्वत श्रृंखला के जो है 3 भाग हैं। पटकाई भूम है, गारो खासी जयंतियाँ हैं, लुसाई पहाड़ियाँ हैं। गारो खासी जयंतियाँ कहाँ? मेघालय राज्य में। ये अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है यहाँ पे गारो खासी जयंतियाँ, बहुत ही फेमस है ये। और आगे बात करते हैं हम लोग, जैसे नागा पहाड़ियाँ पूर्व में नागालैंड में स्थित हैं। ये भारत म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इसको अच्छे से हम दिखाते हैं। यहाँ आप लोग जो है मैप में अगर देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मेघालय में है, गारो खासी जयंतियाँ हैं। मेघालय यहाँ पे है ना, ये बीच में मेघालय, गारो खासी जयंतियाँ हैं, ये बीच में है यहाँ पर। नागालैंड में है नागा पहाड़ी, ये मिजोरम यहाँ पे है, मिजोरम में मिजो पहाड़ी। ये ऊपर है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में डफला और मिसमी, ये अधिकतर पूछा जाता है एग्जामों में। डफला और मिसमी पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में डफला और मिसमी। मिजोरम में मिजो पहाड़ी, इस तरह से आप लोग याद करेंगे, नाम से मिल रहा है। और नागालैंड में नागा पहाड़ी, ये भी मिल रहा है नागालैंड से, नागा पहाड़ी हो गया। और मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ, ये आप लोग याद कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कई बार देखेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। हम लोग जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पश्चिमी घाट यहाँ से गुजरात से लेकर के यहाँ तक है, नीचे तक एकदम। फिर पूर्वी घाट यहाँ पश्चिम बंगाल से फिर यहाँ आके नीचे तक है। यहाँ बीच में आके दोनों लोग मिल जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। पश्चिमी घाट को एक अन्य नाम से जाना जाता है, सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये अधिकतर एग्जामों में ही पूछा जाता है, इसका नाम सह्याद्री और महेंद्रगिरी पर्वत। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर जहाँ मिलते हैं इसी को नीलगिरी पर्वत श्रेणी कहते हैं। बता दिया मैंने। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की जो सबसे
ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा है, 2637 मीटर है। और डोडा बेट्टा जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। डोडा बेट्टा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है? अनायमुडी है। अनामलाई पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अनायमुडी है। अनामुडी भी इसको लिखा जाता है, जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। ये एग्जामों में बहुत बार, हजारों बार से ज़्यादा लगभग पूछा जा चुका है ये दोनों क्वेश्चन। पहली सर्वोच्च चोटी अनायमुडी, दूसरी कौन सी है? डोडा बेट्टा है, नीलगिरी की है। अनायमुडी की अनामुडी है, अनामलाई की अनामुडी है। इलायची की पहाड़ी जो है प्रसिद्ध है, केरल में है ये, जो कि इलायची के लिए काफ़ी मशहूर है, इलायची पहाड़ी। अब इतना हम लोग जान लिए, फिर आगे देखते हैं इसको और विस्तार से। अब ये है पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट। ये बगल में जो पीले पीले कलर का है ये मैदान है, ये पश्चिमी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान है। यहाँ पे जो पीला पीला सा है पश्चिमी तटीय मैदान, ये पूर्वी तटीय मैदान। इसका जो है पश्चिमी तट को सह्याद्री पर्वत के नाम से, महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से पूर्वी तट को जाना जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि जो है ये घाट जो हैं पठारों की ढलान ही हैं। ये पूर्वी घाट पश्चिमी घाट जिसको बोल रहे हैं, ये पठारों की ढलान ही हैं। इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। और पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पूर्वी घाट और पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट कहते हैं। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, ताकि आप लोगों को याद हो जाए, सुन सुन के आप लोगों को याद हो जाए अच्छे से। अब पश्चिमी घाट को जो है कई पार्ट में बांटा गया है। जैसे गुजरात से जो है यहाँ तक, गुजरात से जो है दमन तक, ये काठियावाड़ तट इसको बोला जाता है। एग्जामों में पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से आप लोग देख लीजिए इसको। दमन से गोवा तक जो है इसको कोंकण तट बोला जाता है। दमन से गोवा कोंकण, इस तरह से कई बार आप लोग बोलेंगे। जैसे गुजरात से दमन काठियावाड़, दमन से गोवा कोंकण, गोवा से जो है कर्नाटक केनरा तट, और केनरा तट कर्नाटक से केरल तक जो है मालाबार तट। मालाबार तट अधिकतर पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। और ये बड़े एग्जामों में जैसे पीसीएस को हो गया, यूपीएससी हो गया, इसमें क्या किया जाता है कि उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ लिया जाता है, या दक्षिण से उत्तर। ये दोनों क्रम, चाहे उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, ये दोनों क्रम अधिकतर बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा भी एग्जाम में। अब बात करते हैं पूर्वी घाट की। अब पूर्वी घाट को भी जो है डेल्टाई क्षेत्र और कोरोमंडल तट में जो है बांट दिया गया है। नीचे एकदम कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु से जो है आंध्र प्रदेश तक जो है इसका क्षेत्र कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक जो है डेल्टा क्षेत्र के नाम से इसको पूर्वी घाट को जाना जाता है। और एक चीज़ यहाँ और समझते हैं हम लोग, कन्याकुमारी जो है इसका एक और अन्य नाम है केप कामोरिन, क्योंकि एग्जामों में कन्याकुमारी ना दे करके केप कामोरिन भी पूछ लिया जाता है। कन्याकुमारी क्या है? भारत की जो है दक्षिणी जो है सीमा जो है कन्याकुमारी है। अब इन दोनों तटों के जो है कुछ तथ्य और जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। जो पूर्वी तटीय मैदान है कि जो नदियां हैं डेल्टे का निर्माण करती हैं। पूर्वी तट है ना, इधर मैं बार बार दिखा देता हूँ आप लोग ताकि याद हो जाए। ये पूर्वी तट है, इधर जो नदियाँ बहती हैं, इधर जो आके पश्चिम बंगाल की जो बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती हैं नदियाँ, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया है। और जो है इस पश्चिम साइड में जो नदियाँ गिरती हैं यानी नर्मदा और ताप्ती मुख्य रूप से जो नदियाँ हैं, ये जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये ज्वार नदमुख जो है का निर्माण करती हैं। और जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि उड़ीसा के आसपास का जो तटीय मैदान और महानदी का डेल्टा क्षेत्र है, ये जो है उत्कल मैदान के नाम से जाना जाता है। उत्कल मैदान के नाम से जाना जाता है। पूर्वी तटीय मैदान का जो विस्तार है पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक है। यानी जो है ये इस तरह से देखिए आप लोग, ये चौड़ा है ना, पूर्वी तट जो है ये काफ़ी चौड़ा है पश्चिमी तट की अपेक्षा से। और आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल का जो ये क्षेत्र है, ये मैदान जो है उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। इस मैदान को पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के बीच जो है ये पूर्वी तटीय मैदान है, इसको उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। और आंध्र प्रदेश से और तमिलनाडु तक जो इसका मैदान है, इसको पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। ये मैंने बताया और इसको दिखा भी दिया मैंने।
अब शायद आप लोगों को याद हो गया होगा। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक है, ये बता दिया, जो कि कृषि दृष्टि से जो है भी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ये पूर्वी तटीय मैदान जो है कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, इसलिए पूर्वी तटीय मैदान में पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है। ये पूर्वी तटीय मैदान जो है ना, इसमें जनसंख्या अधिक निवास करती है, पश्चिमी तटीय मैदान में उतना जनसंख्या निवास नहीं करती है। तो हम लोग अगर बात कर ही रहे हैं पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की, तो एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 12 समुद्री मील क्या है, 24 समुद्री मील क्या है, 200 समुद्री मील क्या है, इनमें जो है सरकार क्या क्या कर सकती है, इनका अधिकार क्षेत्र कितना है, इन अधिकार क्षेत्रों में भारत सरकार क्या प्रयोग कर सकती है, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे 12 समुद्री मील है, एक समुद्री मील जो होता है 1.8 किलोमीटर के बराबर, यानी 1800 मीटर के बराबर लगभग एक समुद्री मील होता है। तो 12 समुद्री मील का आप लोग निकाल सकते हैं कितना लगभग बनेगा, कितना किलोमीटर। तो 12 समुद्री मील को प्रादेशिक समुद्री सीमा कहा जाता है। इस क्षेत्र में जो है, इस क्षेत्र में ये अपना आधिकारिक क्षेत्र होता है, इसमें सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और 24 जो समुद्री मील है समीपस्थ मंडल इसको कहा जाता है। इस क्षेत्र में जो है भारत सरकार, भारत को इस क्षेत्र में साफ सफाई, सीमा शुल्क से लेकर के वित्तीय अधिकार तक जो है प्राप्त हैं इसमें। और 200 समुद्री मील जो है इसको अनन्य आर्थिक जो है अधिकार क्षेत्र प्राप्त है भारत सरकार को। वैज्ञानिक परीक्षण इसमें कर सकते हैं, द्वीपों का इसमें निर्माण कर सकते हैं, जैसे चाइना इसमें कर रहा है। इसी प्रकार से भारत भी जो है इतने क्षेत्रों में जो है 200 समुद्री मील तक जो है नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं इसमें। और वैज्ञानिक परीक्षण किया भी जाता है, वैज्ञानिक परीक्षण जैसे मिसाइल परीक्षण जो किया जाता है यहीं पे किया जाता है, या नेवी वाले जो युद्धाभ्यास करते हैं इसी क्षेत्र में करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है 200 समुद्री मील के अंतर्गत आती हैं। और जो इम्पोर्टेंट है, यही इम्पोर्टेंट है कि 12 समुद्री मील को क्या कहा जाता है, प्रादेशिक जो है समुद्री सीमा कहा जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये है 24 समुद्री मील को क्या कहा जाता है, समीपस्थ मंडल कहा जाता है। और दूसरे में जो 24 समुद्री मील है, इसमें एक क्वेश्चन और जो बनता है, इस क्षेत्र में जो साफ सफाई, किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि साफ सफाई का जो अधिकार है, सीमा शुल्क लेने का जो भारत सरकार का अधिकार है, वो किस समुद्री मील के अंतर्गत आता है, यानी 24 समुद्री मील के अंतर्गत आता है, यानी समीपस्थ मंडल के अंतर्गत आता है। और जो वैज्ञानिक परीक्षण या नए द्वीपों का निर्माण जो कर सकती है भारत सरकार, ये किसके अंतर्गत आता है, तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अधिकार के अंतर्गत आता है, यानी 200 समुद्री मील के अंतर्गत आता है। अब आप लोग समझ गए होंगे। और मैंने एक ही तरफ दिखाई, एक ही तरफ नहीं है, ये दोनों तरफ ही इतने हैं, यहाँ भी इतने हैं। ये आप लोग इधर जो कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों तरफ इतने अधिकार क्षेत्र प्राप्त हैं भारत को। एक बार जल्दी हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, भारत की तट रेखा। भारत तट रेखा को मैंने जो है पिछले वीडियो में बताया हुआ, अच्छे से बताया हुआ, यहाँ फिर से एक बार बता देता हूँ, क्योंकि अगर जो है पूर्वी घाट पश्चिमी घाट पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ जो है बताना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आप लोगों को अगर याद हो जाएगा तो समझ में अच्छे से और आ जाएगा। भारत की तट रेखा जो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यानी 9 राज्य जो है भारत के वो तटीय सीमा रेखा का निर्माण करते हैं। और भारत 3 ओर से जो समुद्र से घिरा हुआ है। पूर्व में पश्चिम बंगाल, यानी इस साइड में जो है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, और जो है इधर जो है अरब सागर है, नीचे जो है हिंद महासागर है। भारत की मुख्य भूमि की जो तट रेखा की लंबाई, मुख्य भूमि यानी ये 6100 किलोमीटर है। और अगर द्वीपों सहित मिला लिया जाए, यानी लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, इन सबको मिला लिया जाए तो 7516.6 किलोमीटर इसकी जो है तट रेखा की लंबाई हो जाती है। और मैंने बता दिया कि भारत के कुल 9 राज्य समुद्री तट से लगे हुए हैं। इसमें सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वो 1214 किलोमीटर है, वो कौन सा है, गुजरात है, यहाँ पे है। और सबसे छोटा जो है गोवा है, 101 किलोमीटर के साथ जो है। हम लोग जो है वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।